हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि खबर जहां से हो वहीं से कोई सोर्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकार आदमी हमें मिले, हम बात करें और आप तक पहुंचाएं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी तकरीबन शुरू हो चुकी है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी जी अर्ली लोकसभा इलेक्शन के लिए ऐलान कर दें। स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इमरजेंसी सेशन पार्लियामेंट का। लेकिन इस सब के बीच में एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं और उन इलेक्शन से पहले जो मीडिया के सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बीजेपी के हक में नहीं है। इन 4 राज्यों में जहां इलेक्शन होने वाले हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है। मेरे साथ इस वक्त तेलंगाना से, हैदराबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जाफर हुसैन साहब हैं, जो एडिटर हैं सदाए हुसैनी, एक उर्दू अखबार है डेली, और एक टेलीविजन चैनल है सफीर। आप लोग उसको जरूर देखें और पढ़ें। रेगुलर यूट्यूब पर भी है और टेलीविजन पर भी है। हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि तेलंगाना में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और इलेक्शन किस रास्ते पर जाने वाले हैं। क्या इंडिया जो कोalition बना है उसका कहीं वहां असर है, और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी खुद हैदराबाद में कितने पॉपुलर हैं या कितने लोग उन्हें नहीं चाहते। क्योंकि जिस तरह से पूरे मुल्क में खास तौर पे मुस्लिम जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल ऐसे देख रही है कि शायद वही उम्मीद की किरण है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो बीजेपी के मददगार हैं। जाफर हुसैन साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप हैदराबाद से दिल्ली तशरीफ लाए हुए हैं, तो आप से हम जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में इलेक्शन का मतलब क्या सियासी माहौल है, और क्या वहां बीजेपी, आमतौर पर ये समझा जाता है, कर्नाटक ने ये बता दिया है कि साउथ में बीजेपी का वो असर नहीं है जो नॉर्थ में आमतौर पर है। आपके यहाँ कैसा है? जी, आपके जो इंतखाबात के हवाले से सवालात है, ख़ासतौर पर 4 स्टेट के, उसमें तेलंगाना भी शामिल है। जी जी। तो आपने कहा कि बीजेपी का वहाँ पे असर कम है, बल्कि असर कुछ हद तक शुरू हुआ था, मगर कर्नाटक के इंतखाबात ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सबक सिखाया और तान की सियासत को बदला है। उसमें तो हमारी रियासत तेलंगाना का भी जो बदलाव रहा, उसमें बीजेपी का असर तो कुछ कह नहीं सकते, मगर उसको मीडिया ने दूसरे नंबर पर बताने की कोशिश की थी कि तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति के अगर मुकाबला करने की किसी में सलाहियत है तो वो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा को पेश किया जा रहा था मीडिया, मगर जमीनी तौर पर उतनी मजबूत थी नहीं। और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया गया था, मीडिया में ब्लैकआउट की शक्ल दी गई थी। मगर जब कर्नाटक के नतायज आए तो खुद ब खुद नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया और रियासती मीडिया ने मजबूरन कांग्रेस की जीत को बताया गया और वो जबरदस्त जीत रही। वहां पे अब कांग्रेस और बीआरएस के मुकाबला हो रहा है। बीजेपी के जो लोग थे वो भी पर तोड़ रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस में शामिल हो जाए या भारतीय राष्ट्रीय समिति में हो जाए। तो आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की जो महदूद 4 सीटें होने का इम्कान है, सिर्फ 4 थी, एक ही सीट उनकी, एक बाई इलेक्शन में 1 सीट जीते थे, तो टोटल उनके पास 3 सीटें थी। 3 में से मजीद मुमकिन है कि और 2 सीट बढ़े, 5 से बढ़ के उनको मुमकिन है। तेलंगाना की टोटल सीट्स कितनी है और अभी किस किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं? 119 टोटल है। उसमें बीआरएस की उसमें बीआरएस की जो है करीब आपको 100 से ज्यादा सीटें बीआरएस के पास है, क्योंकि उसमें कुछ कांग्रेस की सीटों को भी उसने जम कर लिया था, यानी आकर्षक होते ना आपको। तकरीबन ऐसा है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बस तकरीबन ऐसा है, यानी मेजॉरिटी, जिसे प्रचंड मेजॉरिटी हिंदी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले, वहां बीआरएस उतनी मजबूत है। तो अच्छा, एक चीज जो अक्सर मुल्क भर में तेलंगाना का जब जिक्र आता है तो हैदराबाद का जिक्र आता है, हैदराबाद का जिक्र आता है तो असदुद्दीन ओवैसी का। तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में खास तौर पर और तेलंगाना में वो कितने पॉपुलर हैं या क्या कुछ है? ये जो
मोदी के बाद तकरीबन नंबर 2 पर गोदी मीडिया उनको सबसे ज्यादा टाइम देता है। यानी अगर अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो वहां उनको किस तरह से देखा जाता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक रुकन पार्लियामान के साथ साथ एक मजलिस जमात के सदर है, उनके साथ एमएलए है और 2 एमएलसी इस वक्त मौजूद है। तो उनका असर तमाम तेलंगाना में असर नहीं है जिस तरह बताया जाता है। आपने कहा कि हिंदुस्तान में उनको एक बड़ा चेहरा मोदी के बाद बताया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये भी जो है गोदी मीडिया की मरून मिन्नत है। हक़ाइक़ से अगर आप देखा जाए तो देखिए, नेशनल पार्टी कांग्रेस है और कई कौमी जमातों को कलअदम करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो कौमी जमात नहीं हो सकते क्योंकि वोट परसेंटेज नहीं है, उनकी सीटें नहीं है। मगर उसके बिलमुकाबिल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी हिंदुस्तान का एक मुस्लिम चेहरा बताया जा रहा है। उसकी एक सबब यह है कि उनका लिबास, चेहरा, जो उनका जो लिबास है दिखने में जाहिरन भी और बातिन भी वो मुसलमान है, तो उनका लिबास ही मुसलमान है। होता ये कि जो दीगर सियासी जमातों में मुसलमान कायदीन है वो उनको देख के नहीं समझ सके कि वो एक मुस्लिम लीडर है। तो इसको जो है गोदी मीडिया को हो या नेशनल मीडिया ने इसको कैच किया कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जब कुछ कहते हैं तो ये समझ में आएगा कि मुसलमान कह रहा है। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपने लिबास की वजह से हिंदू नजर आते हैं, इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नजर आते हैं। अच्छा, ये जो नजर आने वाली बात है, जो कि आप मीडिया के आदमी हैं और कलर्स का और लिबास का, इस सब का इम्पैक्ट होता है जहनों पर, आंखों के जरिए जो दिमाग जो पिक्चर लेती है। तो ये जो आम, हम अक्सर कभी कभी अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते हैं कि ये मिसाल के तौर पर जैसे इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में महमूद अब्बास इजराइल से मिले हुए एक मुनाफिक लीडर, इसी तरह से अरशद मदनी जो अयोध्या के फैसले से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आरएसएस चीफ से आधी रात में मिलते हैं, वो मुनाफिक लीडर। तकरीबन उसी तरह से तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान वो इजराइल से ताल्लुकात रखते हैं और वो ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे क्यों नाराज हैं जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। तो वो दूसरी तरफ भी, तो ये जो डबल गेम खेलने वाले लोग हैं, तकरीबन उसी लिस्ट में क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को रख सकते हैं? मुनाफिक का जो जुमला है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, राजी नहीं। इसलिए कुछ तो मजबूरियां हुई होगी सनम, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मुनाफिकत वहां होती है कि जहाँ पे इंसान में बातनी एक हो, जाहिरी एक हो। तो मुमकिन है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों से हमदर्दी है, हुकूक की लड़ाई की बात करनी है, मगर हमारा ये मानना है कि उनकी नीयत पर हमको शक नहीं, खेद नहीं है। मगर इस वक्त हिंदुस्तान की जो हालात है, हमको हमारी बका की लड़ाई लड़ना है, हुकूक की नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हुकूक की बात कर रहे हैं, तो उनको हमारा इस चैनल के जरिए, आपकी मीडिया वर्ल्ड के जरिए, क्योंकि हम वहां भी कहते हैं यहाँ भी कह रहे हैं कि इस वक्त तक हम अपनी बका की लड़ाई लड़ने के लिए कि हमको इंडिया के साथ होने से चाहिए। खुद असदुद्दीन ओवैसी को भी चाहिए कि वो इंडिया के साथ हो जाए, क्योंकि वो भी इंडियन है, तो इंडिया के साथ हो जाए जो इस वक्त कोलिशन वाली है। वरना वो इंडिया के तो आप भी, हम भी इंडियन ही है। तो सियासी तनाजुर में जो देखा जा रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ना इंडिया के हैं ना एनडीए के, जिस तरह बीएसपी की बहन जी मायावती है, उनका भी रुख यही है कि हम ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, तो फिर किसके साथ है? आपकी इतनी बड़ी जमात है नहीं, किसी ना किसी को आपको साथ होना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी से आपको लड़ना है या बीजेपी से आप सहमत है तो खुल के इजहार करना है। तो चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितने तकारीर होती है उसमें कांग्रेस को ज्यादा गाली देते हो, वजह इसकी ये भी है क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा इख्तिदार में रहा हिंदुस्तान में, उसने क्या क्या मुसलमानों के साथ। लेकिन उन्होंने खुलकर कांग्रेस मुनाफिकत की थी और बीजेपी खुलकर इनकार कर रही है। तो 2 रास्ते आपको चुनना पड़ेगा कि जो सख्त मुखालिफ है उससे लड़े, मगर ये जो दाखिली मुनाफिक जो छुप कर हमले हुए उनसे बचे। तो कांग्रेस ने इतने साल इख्तिदार में रहा कि क्या मुसलमानों के लिए दिया, क्या मुसलमानों को जो सचर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के दौर में आई, तो कांग्रेस ने किया क्या? अब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त एनडीए कांग्रेस नहीं है, इंडिया कांग्रेस नहीं है,
इंडिया हिंदुस्तान की हर सेकुलर जमातें हैं, जमहूरियत पसंद जमातें हैं, तो इसमें शामिल होने का मतलब कांग्रेस को तायद करना नहीं है। कुछ लोग डर रहे हैं कि हम कांग्रेस का साथ क्यों दे, जैसा कि मायावती नहीं, बहन जी ने कहा। अब तो बका, जैसा कि आपने कहा कि ये बका की लड़ाई है, अब तो बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन पार्टियां सारी इकट्ठा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, बीजेपी के ही हुकूमत में मिनिस्टर रह चुके अरुण शौरी, जो वाजपेयी की हुकूमत में थे, उन्होंने इस हद तक कहा कि अपोजिशन को सारे इख्तलाफात भुला देने चाहिए। फिर उन्होंने अपने जुमले को सही किया। उन्होंने कहा कि पिछले इख्तलाफात नहीं, आने वाले इख्तलाफात भी भुला देनी चाहिए और ये मिलकर के लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। तो अगर ऐसी बात खुद बीजेपी के लोग, जो निस्बतन बेहतर सोच वाले लोग हैं, वो अगर ये बात कह सकते हैं, तो हमें, यानी जो भी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि वो जो आपने बात कही कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आप उन्हें मुनाफिक कहने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप, चूंकि खुद हैदराबाद से हैं, आप उस सख्त लफ्ज को इस्तेमाल ना करना चाहें, लेकिन वो मजबूरियां क्या असदुद्दीन ओवैसी या उनकी फैमिली के बहुत बड़ा जो एम्पायर एसेट्स का है, क्या वो हैं मजबूरियां? क्या हो सकता है? आप चूंकि वहां रहते हैं तो थोड़ा सा और बताइए, और एक लंबे अरसे से आप उन्हें देख रहे होंगे। मैं तो खुद उनके वालिद को बहुत नजदीक से देखा जब बाबरी मस्जिद वाला मूवमेंट चल रहा था। मैं अक्सर कवरेज के लिए उनसे भी मिलता था, उनके वालिद से। तो अभी क्या वो मजबूरियां ऐसी हैं जैसी अपोजिशन के लीडर्स को ईडी से, आईटी से, इनसे उनसे डराया जाता है? किस किस्म की मजबूरियां हो सकती हैं? देखिए, ये आपके सवाल में खुद जवाब ये है। आपने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स, आईटी, हाँ, तो ये तमाम हिज़्ब मुखालिफ के घरों पर छापे मारे गए हैं। हाँ, तमाम सियासी जमातों को घेरा गया है, कायदीन को। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए इस जुमरे में नहीं शामिल किया गया कि एक तरफ तो मीडिया उनको बड़ी शख्सियत बता रहा है, हाँ, फिर दूसरी तरफ ईडी की नज़र में या आईटी की नज़र में उतना बड़ा ये मामला है नहीं। हाँ, तो ये खुद इसमें एक जवाब है। हाँ, और इनकी जो एसेट्स के मसले पे जो बात है कि देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो या कोई सियासी जमात हो, खासतौर पे सालार मिल्लत असद जनाब मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब का ये था कि भाई इख्तिदार जो भी इख्तिदार में रहेगा, हमको उनसे काम लेना है। तो थोड़े दिन दिसंबर तक ठहर जाइए आप, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, शायद आपको भी आई होगी, कि रामनाथ कोविंद साहब जो साबिक़ा सदर जमहूरिया है, उनकी सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है, वन इलेक्शन वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, उनको सदर बनाया गया है। तो मुमकिन है कि अभी सरकारी तौर पर उसका ऐलान नहीं हुआ, मगर ये बातें सियासी हलकों में गश्त कर रही है। तो वो हमको देखना है। अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडिया के साथ है, वो आपको आने वाला वक्त बताएगा। रही बात एसेट्स वाली जो बात है, देखिए, सियासत में आज के दौर में पहले जो नवाबिन हुआ करते थे, जो राजपूत हुआ करते थे, आज़ादी के बाद उन्होंने इलेक्शन के जरिए अपने इख्तिदार को, अपनी हुकूमतों को बरकरार रखा। अब हमारे स्टेट के निज़ाम सरकार थी, निज़ाम स्टेट था, वो लोग सियासत में आए नहीं, आज वो आम शुमार किए जा रहे हैं। तो उस वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासत में उतरा, सियासत का सहारा लिया। तो आज के दौर में सियासी कायदीन खुद एक निज़ाम स्टेट की तरह कहला रहे हैं, चाहे उसमें मजलिस के कायदीन हो या कांग्रेस के कायदीन हो। इसमें बिला मैं तफरीक सियासी जमात के बता रहा हूँ कि आपको कोई एक मसला है आपको कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप तेलंगाना में अपनी जगह मजबूत है, मगर वहां पर ऐसी जमातों के साथ हम अलायंस करके लड़े जहाँ पे आपको कुछ सीट मिलने की गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश में कुछ आपको मिला नहीं, बिहार के मुसलमानों ने बहुत ही संजीदा फैसला किया, खुद रियासती कर्नाटक में आप शायद आपको पता नहीं, उस फैसले में भी ये बात सामने आई सीटों के कैलकुलेशन से कि अगर ये मैदान में ना होते तो सेकुलर पार्टियां हुकूमत बना लेती, यूपी में भी और बिहार में भी। तो इसीलिए उनको बीजेपी के मददगार या बीजेपी की बी टीम बहुत से लोग कहते हैं। अब इससे क्या मुसलमानों का कोई भला हो सकेगा? क्या ये जो नौजवान नस्ल
उनकी बेहतरीन तकरीरें और टेलीविजन की अपीयरेंसेस से इन्फ्लुएंस होती हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी मर्ज बताते हैं, इलाज नहीं बताते। उत्तर प्रदेश में तो खैर उतना बड़ा मसला था नहीं। हाँ। ये कह सकते हैं बिहार में इस तरह हुआ है। जी जी। बिहार में जब इनकी जमात ने 5 सीटें ली है, उस वक्त में जेडीएस को बड़ा फायदा हुआ और आरजेडी को नुकसान हुआ। तो वहां पे हो सकता है कि मजलिस ने नुकसान पहुंचाया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सदर मजलिस को ये समझाने की जरूरत है, या वो समझ चुके हैं कि इंडिया से आप अलायंस कर ले, क्योंकि इंडिया कांग्रेस नहीं है। उनको इस वक्त नफरत, गुस्सा जो भी है वो कांग्रेस से है। कांग्रेस से मुनाफिक, यानी बीजेपी से ज्यादा वो कांग्रेस से नाराज, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा इख्तिदार में रही और मुसलमानों को सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में आई है। तो कांग्रेस ज्यादा नुकसान पहुंचाई मुसलमानों को, उनका ये कहना है। जैसे आपने महमूद बदरी साहब की बात की, वो समाजवादी के साथ रहे एमपी के तौर पे, याद होगा राज्यसभा रहे। फिर अब जैसे आपने कहा कि वो आरएसएस नहीं, उस फैमिली से तो पहले कांग्रेस से भी एमपी रहे, और एक एमपी की सीट के लिए हम चूंकि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं कि उसमें क्या क्या सौदेबाजी होती है, और कोई भी इंडोर स्टेडियम या कोई भी बड़ा मैदान भरने के लिए उनके पास वो मदरसों के भीड़ आ जाती है। जब आप कहें बसें भर के आ जाती हैं, तो वो पॉपुलर मुसलमानों के लीडर तो है नहीं। अब वो सौदेबाजी करते हैं, और उस सौदेबाजी में वही जो आपने कहा था कि लिबास इनका ऐसा है, चूंकि इनका लिबास ऐसा है। अरे साहब, आरएसएस का उर्दू अखबार इनकलाब इस फैमिली को, दोनों लोगों को हर दिन फ्रंट पेज देता है। मैं देखिए, जब ये इनकलाब अखबार आ रहा था, बीच में बात आ गई, तो इसके जो एडिटर शकील शमसी पहले एडिटर थे, वो हमारे जानने वाले हैं बहुत पहले, दूरदर्शन के जमाने से। तो मैंने उनसे एडिटर बनने से पहले कहा कि देखिए, आपको मालूम है आपके अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी? तो वो एकदम मतलब उन्होंने सरप्राइज किया कि मैं कैसे बता रहा हूं। मैंने कहा आपके अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होगी अल जजीरा। अल जजीरा का मतलब यह है कि इमोशनल इश्यूज पर मुसलमानों के साथ रहो, रामल्ला और अलकुद्स और वहां से रिपोर्टिंग रोज दिखाते रहो, लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका के हक का मामला हो तो वो उस तरफ पलटी मार जाते हैं। तो तकरीबन इसी तरह से इनकलाब अखबार आरएसएस का दैनिक जागरण का अखबार है, और वो इनको रोजाना लीडर प्रोजेक्ट करता है। लीडर को असल में जो लीडर बजाहिर लोगों को नजर आने लगते हैं, वो लीडर नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा है पत्रकारिता का जो बोल रहा हूं मैं। तो आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह इनकलाब ने पोर्ट्रेट किया महमूद बदरी साहब को, तो उसी तरह नेशनल मीडिया अचानक से असदुद्दीन ओवैसी किया। जी जी। तो उसके बाद हर मीडिया पे इतना जो है टाइम देना, प्राइम टाइम देना, ये मैं समझता हूँ मीडिया में, अभी मीडिया में है, तो इतनी आसानी से वक्त नहीं मिलता। तो उसमें टीआरपी भी बड़ी उनकी, क्योंकि ये बताया कि हिंदू मुस्लिम वाला, तो मुस्लिम फेस चाहिए उनको। अब मुस्लिम शेफ, अगर क्लीन शेफ कोई आदमी आ जाए कि फला साहब ये जो, मतलब उसमें मजा नहीं आता, कैसे लग रहे हैं। नहीं, वो तो टीवी पर कुछ दाढ़ी वाले मुसलमान जिनके बारे में कहा जाता है कि दिन में वो सब्जी बेचते हैं और शाम को टेलीविजन चैनल पर आ जाते हैं, वो जो थप्पड़ खाने वाले लोग हैं, उनकी फीस है बाकायदा, 10,000 5,000 रुपए उन्हें देते हैं, और वो पिट भी लेते हैं कैमरे के सामने। तो ये एक इमेज बनाने का मामला है, विजुअल प्रेजेंटेशन है। तो आखिर में कुछ कंक्लूड करने के साथ यही की गई थी कि मुसलमान यानी बारिश, लंबी दाढ़ी, तो वो मुसलमान कहलाए। वरना एक छोटी दाढ़ी, हल्की सी दाढ़ी रहेगी तो ये मीडियम वाला आदमी है, ये मतलब ये सेकुलर आदमी है, वो सेकुलर यानी इसमें लड़ाने में मजा नहीं आएगा। पहले नवाबिन कबूतर लड़ाया करते थे, अब स्टूडियो वाले हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। तो इस दौर के नवाबिन ये चैनल वाले ओनर बन गए, तो ये लोग कबूतरबाजी की तरह जो है ये मजहबबाजी करवा रहे हैं। ये बहुत ही अहम बात कही कि ये जैसे कबूतर लड़वाए जाते थे, उस तरह से हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात की जा रही है। जनाब जाफर हुसैन साहब, मैं फिर वापस मुड़ करके आ रहा हूँ आपके मकामी तेलंगाना की पॉलिटिक्स में। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में बीआरएस उसी तरह से पॉपुलर साबित होगी या इंडिया हावी हो जाएगा? देखिए, इस वक्त इंडिया से तो मुल्क होना नहीं चाहते केसीआर साहब। वो खुद एक अपना थर्ड फ्रंट बनाए थे जो नाकाम हो चुका है। तो अब सवाल ये होगा कि उनको ये उम्मीद है कि अगर हमको कुछ सीटें कम पड़ती है तो मजलिस को तो उन्होंने भाई पार्टी बताया। वहां पर केसीआर और ओवैसी गठबंधन है। अच्छा, तो 7 सीटें तो इनकी पक्की है।
हाँ। मजलिस की, हाँ। मगर वहाँ पे एक नामपल्ली में मुश्किल है मजलिस को, इस बार इस तरह की रिपोर्ट्स आई है, वो वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीद है। तो बीजेपी के कुछ भी ले लें तो केस, क्योंकि देखिए जितने पार्लियामान में जितने बिल पास हुए हैं बीजेपी की जानिब से, उसमें बीआरएस ने ना तायद की ना मुखालिफत की, बल्कि वाकआउट बाहर रहा, इसमें हाँ, गैर हाजिर रहे। हाँ, यानी गैर हाजिर तो खुद तायद होती है, पास करने में मददगार साबित होती है। तो उस एतबार से इनको नरम गोशा ये है कि दाखिली तौर पर कि हम आगे चल के बीजेपी से मदद ले लें मगर हुकूमत में बाकी रहे। तो ये एक बीआरएस का एक हिडन एजेंडा है, जिसे हम समझा, जरूरी नहीं कि कोई रेटिंग में बताया नहीं सकते बिल्कुल कि आपने किस तरह कहा। नहीं, हमारा एक तहलील है, एनालिसिस है, हमारा एक नजरिया है, एक हमारा जाविया है। तो वो हिडन तौर पर बीजेपी से अलायंस करेंगे और बीएसपी से भी शायद बीएसपी को 2-3 सीट मिलने की गुंजाइश है वहाँ पे। तो वहाँ के जो सदर है डॉक्टर प्रवीण कुमार, आईपीएस डीआईजी रैंक के थे, वो इस वक्त बीएसपी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार बहन जी मायावती ने ऐलान किया था। तो बहन जी का भी मौक़िफ़ क्लियर नहीं है, केसीआर साहब का भी मौक़िफ़ क्लियर नहीं है। तो जिसका इस वक्त मौक़िफ़ क्लियर नहीं है वो समझिए आप नहीं है, वो समझिए कि वो गैर महसूस तरीके से एनडीए के ही ऐलान नहीं किया। तो केसीआर, ओवैसी और बहन जी मायावती ये तकरीबन एक ही किस्म की पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी को खुल करके सपोर्ट एनडीए में शामिल ना होते हुए उनकी मदद का इंतजाम किया है। पिछले दिनों एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अमित शाह जी इस पर काम कर रहे हैं कि यूपी में मायावती और ओवैसी को एक साथ मिलवा दिया जाए ताकि दलित और मुसलमानों की वोट को डिस्टर्ब किया जा सके, एनडीए को पूरी सपोर्ट ना मिले, इंडिया को पूरी सपोर्ट। नू का जो वाकया है मेवात का, हम जाकर आए हैं वहां पे, समझे आप। तो वहां पे जो मुसलमानों की पसमानदगी हुई है, वहां पे कुछ मुसलमान माशी तौर पर थोड़े से मुस्तहकम थे, तो ये फसादात के जरिए उनको नुकसान पहुंचा गया। तो ये होता फसादात में होता ये है कि अगर किसी जगह पे मुसलमान या अखिलियत ताकतवर होती है तो फसाद के जरिए उनको 20-25 साल पीछे कमजोर किया जाता है, धकेला जाता है। बिल्कुल। तो वहां पर भी जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया है, ये फसाद उसी का हिस्सा था। और वहाँ की जो कट्टर हुकूमत है, डबल इंजन का जो नारा था, उसका तो हम शुक्रगुजार अदालत उस्मा का करना चाहिए कि जिसने अपना सुमोटो करते हुए वो क्या कहते हैं आपके बुलडोजर रुकवाया, वरना उससे वहाँ की जो अखलाकी जरूरत जो बड़ी थी वो खत्म हो जाती थी। जी। तो ये हरियाणा में तो एक बहुत ही बेहतरीन, देखिए जहाँ ये फसाद हुए वो तकलीफ दे थे, लेकिन उसके बाद नतीजे में कुछ पंचायतें जिसमें जाट और किसान और मुख्तलिफ लोग मिल करके उन्होंने इस हद तक कह दिया कि ये खड़ा मुसलमान कोई हाथ लगा के देखे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा से वो पॉजिटिव मैसेज पूरे मुल्क को जाएगा और जाना चाहिए, और उससे सेकुलरिज्म को बचाने का इंतजाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं एक बार अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को बता दूं कि जाफर हुसैन साहब हैदराबाद में एक टेलीविज़न चैनल सफ़ीर और उर्दू का अखबार सदाए हुसैनी, बहुत ही पॉपुलर अखबार है, वो निकालते हैं और बहुत ही जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।